बोलेरो जा सकती है, एगो स्कॉर्पियो जा सकता है, एगो ट्रक जा सकता है, एगो टेम्पो जा सकता है। परंतु वही एक गली की बात करें तो गली में पातर पातर लोग जा सकते हैं, है ना। पातर लोग, बकरी, छोटे छोटे लोग जा सकते हैं जो छोटे छोटे हों, ठीक है ना। अब पता चलेगा उस गली में वो भैंस को ठूस दे तो भैंसे उसी में फंस जाएगी। एक बार पता होता है, एक आदमी जो थे ना, वो ई रिक्शा नहीं होता है, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, उस रिक्शा में एक बहुत मोटे आदमी को बैठा देगा था किसी तरह से ठूस के। उनको इमरजेंसी था, समझ रहे हैं, और उस टाइम में गाड़ी नहीं मिल रही थी तो उनको उसी में बैठा दिया गया था, उस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वाला में। अब उसका द्वार छोटा होता है और बहुत मोटे थे, कहीं ना कहीं उस गली में फंस गए थे, उसी में निकल ही नहीं रहे थे, और गाड़ी एकदम यूं कर रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि गली जो होता है पतला रास्ता होता है, और ताकि कोई व्यक्ति उस तालाब में ना गिरे जिससे उसका मौत ना हो। लेकिन अभी के टाइम में जो तालाब बनाया जाता है वो तालाब छोटा है होता है, कौन जाएगा रात में उसमें ढिमला जाएगा। अगर किसी को पता ना हो कि यहाँ तालाब बना है, कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है रात को तो उसी में ढिमला जाएगा, उसके बाद खत्म, या कोई जानवर भी मर सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी उस समय। जो ये तालाब जितने बने थे ये सब के सब किससे बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं ईंट से बनाए गए थे, और इसके चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई थी ईंट से, इसको घेर कर, इसके चारों तरफ से एक मेन गेट होता था जिसपे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, सीढ़ी से निकल कर इसमें डुबकी मार के चल देता था, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें थी। अब कहीं ना कहीं इसकी जो लंबाई थी ये 12 मीटर का था, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई कितना, 2.5 मीटर का। गहराई ना होगा तब पानी कहीं में अड़ेगा, ठूण। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये 2 जिंदगानी है। तो वेलकम बैक दिस चैनल ग्रेविटेशनल फोर्स फाउंडेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 12th क्लास का हिस्ट्री था इसके हमने 3 गो वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो ये उसका आज चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो 12th क्लास का हिस्ट्री ये इतिहास है, इसके बहुत से प्रोसेस को पढ़ा रहे हैं आप लोग, जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको दे चुके हैं। इसमें अब आपको हम देखना है क्या चीज़, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख भवन थे ना, भवन यानी हाउस, बिल्डिंग, उन सब के बारे में चर्चा करना है। हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं की बिल्डिंग की जो थी स्ट्रक्चर थी ना, अभी के टाइम में जिस तरह की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता है। आप इसमें पढ़ाएंगे ना तो आप ध्यान से देखिएगा कितना सारी चीज़ें मैच करेंगे। उस टाइमिंग में जो चीज़ें थी, जो घटनाएं घटित हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो भवन जितने भी बने हुए थे ना हड़प्पा सभ्यता में, वो सब के सब एक दूसरे से दूरी पर थे। अभी के टाइम में भी ये है, जितने भी भवन बन चुके थे वो सबके सभी अभी दूरी पे है ना, थोड़ा बहुत दूर पर है। तो कहने कि ये स्टेप होता है, प्रत्येक भवन गढ़ के नदी के प्रत्येक भवन जो होते थे वो नदी के आसपास बनाए जाते थे। जितने भी भवन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में बनाया गया था, वो सब भवन किस में बनाया गया था, तो नदी के किनारे बनाया गया था। क्योंकि नदी के किनारे बनाने जाने के पीछे एक रीजन था कि मान लीजिए उस समय ना पानी को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था। उसमें ना पंपिंग सेट था ताकि ज़मीन के अंदर गढ़ का पानी ढुस का चला सके, ठीक है ना। तो ये घटनाएँ नहीं थी जिससे वो अपना घर या अपना भवन, अपन बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग जो था नदी के किनारे बनाते थे। इसके अलावा घर के निकलने वाले जो कचड़े हुआ करते थे वो सारे के सारे कचड़े नदी में फेंक दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं नदी के किनारे बनाना घर बहुत आसान होता है, ठीक है ना। घर बनाने के लिए पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह की सारी घटनाएं उसमें होती थी, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि भवन निर्माण में एक माप की ईंट प्रयोग की गई थी। मतलब घर बनाने के लिए जितना भी ईंटा का इस्तेमाल किया गया था वो सारी की सारी ईंटें एक ही लंबाई की थी। मतलब ईंटों जितने भी थी ना, सबका स्वरूप जो था एक आकार का था। कहने के अभी के टाइम में भी है, जितने भी हम लोग बिल्डिंग बनाने में ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, वे सारी की सारी ईंटें एक निश्चित माप की होती हैं। इना कि कौन हेते चका, कौन बड़का चुका, कौन छोटी चुकी, कौन नन्ही चुकी, कौन 1.5 फुट के, कौन 2 फुट के। तो इस तरह से बिल्डिंग में हो जाएगा उबड़ खाबड़। तो बिल्डिंग उबड़ खाबड़ तो काम खत्म, बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी भवनें बनाई गई थी वे सारी की सारी भवनों में ईंटों का जो व्यवहार किया गया था वो सब एक ही आकार के थे, एक ही संरचना के थे, एक ही स्वरूप के थे, ठीक है।
उसके बाद अगला कह रहा है कि ईंट या तो धूप में पकाया गया था नहीं तो आग में। अभी के टाइम में भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जब ईंट बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो ईंट को बनाते हैं तो सबसे पहले सुखाते हैं, या तो धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने के बाद एक गाड़ी आता है, डुक 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 करते हैं, और गाड़ी से ईंट को लाद के लेके चल जाता है चिमनी में फूक के जला के उसको पका के तब घर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में इसी तरह की घटनाएं घटी हुई थी, जो अभी के टाइम में भी है। अभी भी यही होता है ना, ईंट पकाते हैं, पका के कितना लोग तो बिना पहले लोग गिलवा माटी पर घर जोड़ते थे। पहले के अभी जस्ट इसके पहले बहुत समय हुआ नहीं ज़्यादा था, ठीक है ना, तो गिलवा माटी पर भी लोग जोड़ देते थे घर को। अब तो ईंटा पाकल आता है, पाकल ईंटा से घर बनाते हैं, इसलिए इसको पक्की मकान बोलते हैं। और जौन ईंटवा पाकल ईंटा से, जौन मकान पाकल ईंटा से नहीं बनता था ना, उसको कच्ची मकान बोलते थे। काहे कि ईंटवा कांचा था, अब पक गया तो पक्की मकान हो गया, पक्का घर कांचा घर। तो उस समय भी पक्के घर थे या कच्चे घर थे। पक्के घर सूखे मिट्टी के ईंट से बनाते थे, पक्के घर जो थे ना, पाकल घर, वो पाकल ईंट से बनाते थे, जबकि कांचा घर कांचे ईंट से बनाते थे, जो धूप में सुखाकर बनाया जाता था। ठीक है। उसके बाद करें कि पानी निकासी के लिए नलियाँ बनाई गई थी। नाली क्या बनाया गया था? नाली। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पानी निकासी के लिए हम लोग भी नाली बनाए हुए हैं। कहीं कि घर में जो आपकी कुएँ नहीं, तो अभी टाइम में कुआं तो नहीं है, कल जो है, कल जिससे पानी निकालते हैं ढुचकू, तब पानी कलवा से निकलता, तो उस कलवा को पानी को वेस्ट जब होता है तो उसको जाने के लिए क्या बना देते हैं हम लोग? एगो नाली बना देते हैं, जिसको हम लोग मोरी कहते हैं। तो उस मोरी के थ्रू पानी कहाँ चला जाता है? कहीं तालाब या किसी अदर गड्ढा में या धरती में के अंदर चला जाता है। तो ये मकान बनाने की जो विधि थी, कहीं ना कहीं अभी के टाइम में भी यही प्रचलित है। यह प्रचलित है कि नहीं है? पहले भी लोग नली बनाते थे जिससे पानी होकर बाहर जाया करता था, अभी भी लोग नली बनाते हैं जिससे पानी होकर बाहर जाता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मैच करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्या कि अभी के टाइम में जिस तरह के स्ट्रक्चर भवनों का है उस तरह का पहले था, थोड़ा सा डिफरेंस था। उस समय लोग केवल कच्चे पके तीनों का व्यवहार करते थे, जो धूप में भी पकाया गया ईंट था और आग में भी पकाया गया था ईंट था वो भी। परंतु अभी के टाइम में केवल आग में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब इसके पहले वीडियो में हमने बताया था, इसको स्नानागार को सिंपल भाषा में जलाशय बोल सकते हैं, और उससे अलग भाषा में बोले तो तालाब बोल सकते हैं, और उससे गैल गुजरल भाषा में बोलेंगे तो पोखरा बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो पॉन्ड। ठीक है ना? तो स्नानागार यानी जलाशय जो होता है, ये जल इसमें ज़्यादातर होती है। ठीक है ना? आपको पता होगा कि पोखरा जो होता है तालाब, इसमें जले इकट्ठा हुई रहती है। ठीक है ना? और वो स्नान करने के लिए एक जगह होता है जिसमें लोग कपड़े भी धोते हैं। ठीक है ना? अपन पाड़ी को भी ढकेल के धो देते हैं, भैंस को भी धो देते हैं, गाय को भी धो देते हैं, खुद धोया जाता है। उसी में मज़ा आता है पोखरा में नहाने में। हम लोगों में आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं पोखरा होगा, तो उसमें लोग बुड़कियाँ मारने जाते हैं। छोटका लड़का तो उफान मारता है ऊपर से एकदम, ठीक है ना, कूद के मारता है एकदम उछलिया। हम भी उछलिया मारे हैं। ठीक है ना? हमारे घर के बगल में गढ़ जो है हमारा, यानी कि गढ़, उसके बगल में एक तालाब है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये स्नानागार था, ये सबसे प्रमुख भवन था। ये भवन के रूप में था एक तरह से, बहुत अच्छा ईंटों से जोड़कर बनाया गया था। अभी के तालाब जो होंगे ना, खाली जेसीबी से कोड़वा के छोड़ देते हैं लोग, नीचे फर्श नहीं होता है, साइड से माटी नहीं होता है। ठीक है ना? परंतु उस टाइम का जो तालाब था ना, उसको चारों तरफ से ईंटों से घिर कर बनाया गया था। यहाँ तक कि उसमें तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी लगाया गया था, ताकि आप सीढ़ी से होकर उतर जाएं, आराम से बुड़के मार के फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाए। अभी के टाइम में ऐसा कुछ ना है, तालाब खोदवा दिया, उसमें जब बुड़के मार के फिर चढ़ा धीरे धीरे। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें अभी के टाइम में कम है, पहले इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी। ठीक है ना? अब ये जो तालाब था ना, कहीं ना कहीं स्नानागार, ये दुर्ग के भीतर बना था, जो आयताकार था। आयताकार का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह के शेप में तालाब बना हुआ था, है ना? और इसमें भीतर, दुर्ग कहने का मतलब कि जो उसका किला होता था ना, जो उसका एरिया हुआ करता था, उस एरिया में बनाया जाता था। किसको? तालाब को। ठीक है? और ये तालाब कैसे थे? आयताकार थे, आयताकार शेप में थे। कहीं ना कहीं अभी के टाइम में भी जो तालाब बनाया जाता है, ये आयताकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है। ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें होती है। इसके चारों ओर घेराव था, घिरा हुआ था चारों तरफ से। क्या था? घिरा हुआ था। ठीक है ना? ताकि कोई जानवर उस तालाब में ना गिरे, ताकि कोई व्यक्ति उस तालाब में ना गिरे, जिससे उसका मौत ना हो। लेकिन अभी के टाइम में जो तालाब बनाया जाता है, वो तालाब छूटा है होता है, कौन जाएगा रात में उसमें ढिमला जाएगा। अगर किसी को पता ना हो कि यहाँ तालाब बना है, कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है रात को, तो उसी में ढिमला जाएगा, उसके बाद खत्म, या कोई जानवर भी मर सकते थे। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें थी उस समय। जो ये तालाब जितने बने थे, ये सब के सब किससे बने हुए थे? तो कहीं ना कहीं ईंट से बनाए गए थे, और इसके चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई थी ईंट से, इसको घेर कर।
इसके चारों तरफ से। एक मेन गेट होता था जिस पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, सीढ़ी से निकल कर इसमें डुबकियाँ मार के चल देता था, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें थी। अब कहीं ना कहीं इसकी जो लंबाई थी ये 12 मीटर का था, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई कितना 2.5 मीटर का। गहराई ना होगा तब पानी कहीं में अड़ेगा, ठूण में नहीं, गहराई होना चाहिए तभी तालाब में पानी अड़ सकता है। तो इस तरह से उसकी गहराई 2.5 मीटर था। इसमें प्रवेश करने के लिए ईंट से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस तालाब में अगर एंट्री कर रहे हैं डुबकियाँ लगाने के लिए तो आपको सीढ़ियों से होकर उतरना पड़ेगा। सीढ़ी जो किसकी बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी। फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। फर्श का मतलब कि तालाब जब खोद देते तो उसके अंदरवा जहाँ पे पानी रहता है, ठीक है ना, उसके नीचे ईंटों से फर्श बनाया गया था। देख कितना बेहतरीन था। अभी के टाइम में ईंट से कोई फर्श नहीं बनता है, बस तालाब खुनवाया, पानी अड़ा, काम खत्म। नीचे कीचड़ पूरा रहता है, पाँक हो जा रहता है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें हचाक से गिरता है तो उसमें फंसले रह जाएगा, ठीक है, ताकि नीचे का जो माटी होता है बहुत गीला होता है, उसमें फंस जाएगा, आराम से काम खत्म नहीं। तो कहने के इस समय जो स्नानागार बनाए गए थे उसके नीचे क्या था, तो फर्श बनाया गया था, किसका, ईंट का बनाया गया था, ठीक है, किसके बनाया गया था, ईंट का। अब यहाँ पे देखिए जलाशय के 3 ओर कमरे बने होते हैं, कमरे बने हुए थे। जलाशय के जो जलाशय जो था ना उस समय, यानी स्नानागार, उसके अगल बगल में क्या बने थे, कमरे बने थे। यानी कहीं ना कहीं भवन बना था, घर बना था जिसमें लोग रहते थे। और नहाने का टाइम होता था, घर में से निकाल के सीधे पोखरा में उछलियाँ मार देते थे। अभी के टाइम में भी है ऐसा, घर के अगल बगल में ही तालाब बना है। तो लड़का सब देखेगा, जब स्कूल में जाएगा ना, लंच होगा स्कूल में से या छुट्टी, तो बोरिया झोरिया फेंकने के बाद तुरंत उछलियाँ मारेगा कहाँ, तालाबे में। तो इसी तरह की घटनाएं उस समय भी थी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जलाशय में जल कुआं से आता था। जलाशय में जल कहाँ से आता था, कुआं से। कुआं के अलावा एक और स्रोत है, वर्षा। कुआं के अलावा एक और स्रोत क्या है, वर्षा। तो जलाशय में अथी पानी कहाँ कहाँ से आता था, तो या तो वो कुआं से आता था, नहीं तो जल से। अब उस समय मशीन तो नहीं थी ना, टेक्नोलॉजी नहीं था ना कि मशीन से हम लोग पानी निकाल सकें मोटर से और उसके बाद तालाब में भर सके। तो कहीं ना कहीं कुआं में पानी हमेशा रहता है। तो उस कुएं से पानी आता था किस में, जलाशय में। मतलब एक मान लीजिए क्या जलाशय, इसके साइड में कुएं बने थे, ऐसे एक नालियाँ बनाई गई थी ताकि इसमें से पानी कहाँ आ सके, इस तालाब में आ सके, इस जलाशय में आ सके। तो इस तरह की चीज़ें बनाई गई थी पहले, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अब अन्नागार का मतलब होता है अनाज को रखने वाला जगह, अनाज को रखने वाला जगह। तो अगर हम देखिए, अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ना, वो कहीं ना कहीं उस समय जितने भी अनाज मिलते थे ना, अब देखो उस टाइमिंग में ना अनाज को टैक्स के रूप में लिया जाता था। अभी के टाइम में टैक्स के रूप में क्या लिया जाता, पैसा, और उस समय टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था, अनाज। अभी के टाइम में कोनो टैक्स मांगे ना तो उसको अनाज दीजिएगा तो मुँह पे फेंकेगा, फटाक दे, ले जा अपन टैक्स, हमारा ना चाहिए, हमारा को पैसा दो। तो उस टाइम में टैक्स के रूप में क्या मिलता था, उनको अनाज मिलता था। तो इन अनाजों को वो या तो मंदिर में रखते थे और नहीं तो उसके लिए एक बड़े से अन्नागार बनाए हुए थे जिसमें वो टैक्स के रूप में वसूली जाने वाली अनाजों को क्या करते थे, तो रखते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह की चीज़ें थी कहाँ, मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहीं ना कहीं अनाजों को संचित करने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। अन्नागार माने जैसे शस्त्रागार, शस्त्र रखने के लिए, अन्नागार अनाज रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें बनाई गई थी ना, अनाज रखने के लिए बनाई गई थी, अन्नागार, ठीक है ना। ये भी गढ़ के अंदर हुआ करता था। किसके अंदर हुआ करता था, गढ़ के अंदर। अब गढ़ कहने का सेंस है कि उनका जो किला होता था ना, बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर हुआ करता था। अब मान लीजिए आपका घर है यहाँ पे, आपने अन्नागार बना दिया किसी दूसरे टोला में, चाहे किसी दूसरे खेत में, तब पता चला गया कि रात में चोर ढोला जाएगा सब अनाजवे। तो इसलिए उस टाइम में जितने भी व्यक्ति अन्नागार बनवाते थे मोहनजोदड़ो या मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उस टाइम में सभी के सभी अन्नागार ये अपने बाउंड्री में बनाते थे, यानी घेरे में बनाते थे, अपने घर के आसपास बनाते थे और उसमें अनाज को एकत्रित करते थे, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं देखिए इसकी लंबाई की बात करते हैं, ये लंबा था कितना, 45 लगभग 46 मीटर लंबा था। चौड़ाई कितना था, लगभग 16 मीटर लंबा था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर था। प्रवेश द्वार यानी जो अन्नागार थे ना, कुछ इस तरह से इसका प्रवेश द्वार कहाँ था, नदी के तरफ था। किसके तरफ था, नदी की तरफ था प्रवेश द्वार, जिससे वो प्रवेश करते थे अन्नागार में। अनाज उसमें क्या करते थे, रखते थे और निकालते भी थे, ठीक है ना। इस तरह की घटनाएं थी। अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें अन्नागार की, तो अन्नागार का क्षेत्रफल था 338 मीटर स्क्वायर, 338 मीटर स्क्वायर क्षेत्र, म्यू सॉरी क्यू के रूप में है ना, म्यू नहीं क्यू, यानी घन मीटर क्यू के रूप में, घन मीटर के रूप में है इसका क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए। इसके बाद अगर बात करते हैं हम मजदूरों का आवास,
अब उस टाइम में जितने भी मजदूर हुआ करते थे, जो विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करते थे, उनके रहने के लिए कुछ आवास का व्यवस्था किया गया था। आवास माने घर। अभी के टाइम में जितने भी मजदूर हैं वो उनको रहने के लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी के टाइम में मजदूर है, अपने काम करें, घर चलने गए, या हो सकता है कि कोई बाहर मजदूर गया हो तो वो अपने पैसा से कहीं रूम लेकर रहता होगा, ठीक है ना। हालांकि इस समय भी उस समय भी यहाँ पे बात करें मजदूरों के आवास मोहनजोदड़ो में, तो आवास तो बनाया गया था, परंतु वो आवास टैक्स के आधार पर बनाया गया था कि आप इतना टैक्स दीजिए और इस टैक्स के आधार पर आप इस रूम में रहिए। कहने का अभी भी ऐसा ही, आप बाहर जाते होंगे कमाने कोई व्यक्ति, तो उनके लिए सरकार थोड़ा रूम बनवाया है, आपको उसका रूम का पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसमें रहने की इजाज़त दी जाती थी, ठीक है ना। तो जितने भी धातु के काम करने वाले श्रमिक थे उनके लिए भी क्या बनाया गया था, आवास बनाया गया था। या बहुत से तरह के श्रमिक होते हैं, उनके लिए क्या बनाया गया था, आवास, यानी कहीं ना कहीं घर बनवाया गया था। ओकरा बाद अगर बात करें हम किसका, सड़कों और गलियों की व्यवस्था का। सड़क और गली, सड़क जो होता है ये चौड़ी रास्ता है जिसमें एगो बोलेरो जा सकती है, एगो स्कॉर्पियो जा सकता है, एगो ट्रक जा सकता है, एगो टेम्पो जा सकता है। परंतु वही एक गली की बात करें तो गली में पातर लोग जा सकते हैं, है ना। पातर लोग, बकरी, छोटे छोटे लोग जा सकते हैं जो छोटे छोटे हों, ठीक है ना। अब पता चलेगा उस गली में वो भैंस को ठूस दे तो भैंसे उसी में फंस जाएगी। एक बार पता हुआ था, एक आदमी जो थे ना, वो ई रिक्शा नहीं होता है, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, उस रिक्शा में एक बहुत मोटे आदमी को बैठा देगा था किसी तरह से ठूस के। उनको इमरजेंसी था, समझ रहे हैं, और उस टाइम में गाड़ी नहीं मिल रही थी तो उनको उसी में बैठा दिया गया था, उस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वाला में। अब उसका द्वार छोटा होता है और बहुत मोटे थे, कहीं ना कहीं उस गली में फंस गए थे, उसी में निकल ही नहीं रहे थे, और गाड़ी एकदम यूं कर रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि गली जो होता है पतला रास्ता होता है और सड़क जो होता है ये चौड़ा होता है। तो सड़क की लंबाई उस समय तो कितना था, 9.4 मीटर चौड़ा था। लंबाई तो बहुत ज़्यादा बना सकते चाहे जितना चाहे, चौड़ाई कितना था तो 9.4 लगभग 10 बोल सकते हैं, लगभग 10 मीटर चौड़ा था क्या सड़क। और गली की बात करते ये 3 मीटर चौड़ा था। तो हर महीने में देखा जाए तो सड़क क्या होता है, चौड़ा होता है ज़्यादातर, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आर पार जा सकती हैं, ठीक है ना। और ये सड़क जो थे ना, इनके किनारे गड्ढे बने हुए थे। सड़क के किनारे क्या बना होता है, गड्ढा कहने का सेंस है कि डस्टबिन टाइप का होता है। गड्ढा या जो डस्टबिन टाइप के बने हुए थे, उसमें लोग कचड़े फेंकते थे, यानी जितने भी कूड़ा कचरा होता था उसमें फेंकते थे। परंतु अभी के टाइम में सड़क के किनारे आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, एक डस्टबिन मिलेगा जिसमें आप केला का छिलका फेंकिए, है ना, कुसी का भी छिलका फेंकिए, अपना मुड़ी का छिलका फेंकिए, या कोई कुछ कितना भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको उस कचड़े में फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। परंतु उस समय डस्टबिन नहीं था, डस्टबिन के रूप में सड़क के किनारे क्या बनाए गए थे, गड्ढे बनाए गए थे। उसी गड्ढों में क्या रखा जाता था, तो ये सारी की सारी चीज़ें रखी जाती थी, ठीक है ना, कचड़े। अब बात करते सड़कों को ढाल बनाया गया था। क्या बनाया गया था, ढाल कहने का सेंस है कि इस रूप में बनाया गया था। अगर मेरी हाथ को आप देख पा रहे होंगे तो ये इस रूप में तो ढालना होगा, इधर से देखिएगा, इस तरह के बनाए गए थे, ऊपर से कोई चल रहा हो। अब ढाल बनाए गए थे इसलिए ताकि उसमें पानी नहीं लगे, ना तो अगर पानी लगेगा तो ठेहुनावर पानी हो जाएगा, तो आने जाने यानी परिवहन की जो सुविधा वो भंग हो जाएगी। कहने कि अपने यहाँ भी रोड ऐसा ही होता है, क्या होता है, ऐसा ही रोड होता है, जो बीच से थोड़ा ऊँचा होता है, साइड से थोड़ा धौंसल होता है, पुचकल होता है, ठीक है, ताकि पानी नहीं अड़े। ना तो पता चलेगा कि पानी अड़ गया उसमें तो ट्रक आएगी छपाक दे मारेगी, तो कोनो बगल में रहेगा तो उसका पूरा भीज जाएगा, पैंट जाएगा, तब घर जाएगा वैसे ही करके। तो इस तरह की चीज़ें उस समय भी थी, ठीक है, अभी भी है। हाईवे रोड जितना भी है ना, सबके सब बीच में थोड़ा उठल होता है, साइड से पचकल होता है, ठीक है, जिस वजह से पानी बीच में नहीं अड़ता है, वो साइड से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय भी इसी तरह की घटनाएँ मतलब चीज़ें बनी हुई थी। अब देखिए आगे बात करते हैं पीने का पानी का प्रबंध। वो पानी पीने के लिए कहाँ से लाते थे। अब पानी पीने की अगर बात करें तो वो पानी पीने के लिए सबसे पहले देखिए उसके लिए वो ना 700 कुएँ मिले थे। कुएँ ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, इसमें लगभग अधिक मात्रा में कुएँ मिले थे। मतलब पानी को इस्तेमाल करने के लिए क्या बनवाते थे, वो कुएँ बनवाते थे, जिसमें से 700 कुओं का साक्ष्य मिला है कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में। 700 कुओं का साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो इस तरह मिला है। सभी कुएँ ईंट से बने हुए थे। अभी के टाइम में भी ईंट से बना होता है कुआं, परंतु अभी के टाइम में उस पर ना लेप लगा दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है सीमेंट बालू का, ठीक है ना। तो आइए आप इस तरह के आज के टॉपिक्स को समझ पाए होंगे।
ठीक है ना। तो यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर अगले पार्ट में। ये आपका आज पार्ट 4 था, कल हम 5 पार्ट अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों के